नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। कल होम मिनिस्टर का दौरा जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन किस तरह का ये दौरा रहेगा आपको बताते चले कि कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी चुनावी बिगुल बजा दिया है। कल अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे और भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र यहां पर कल जारी होगा। बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। रोजगार, महिला, इंडस्ट्री और सुरक्षा पर फोकस होगा, सूत्रों के हवाले से खबर। और साल में 2 सिलेंडर फ्री यहां पर मिल सकते हैं, यानी कि फ्री सिलेंडर की सौगात मिल सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना को लेकर सौगात मिल सकती है। काफी अहम ये यहां पर आप देखिए अमित शाह का दौरा माना गया है। आरएसएस और भाजपा नेताओं के साथ भी अहम बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जायजा लिया जाएगा। टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इस बीच में कल का गृह मंत्री का यह दौरा काफी अहम माने वाला है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से लाभ पहुंचाने की बात रखी गई और उसके बाद चार्जशीट की बात आ गई। चार्जशीट को लेकर आपने देखा किस तरह से घमासान मचता नजर आया। लेकिन फिलहाल कल जब घोषणा पत्र यहां पर जारी होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पिटारे से इस बार क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्योंकि 2014 के चुनावों में विकास की राह का लक्ष्य दिया गया था। विकसित भारत को लेकर काम करने की बात कही गई थी, सबका साथ सबका विकास करने की बात कही गई थी, लेकिन उस विकास का अब कितना फायदा होगा ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पर विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए लगातार काम करने की कोशिश की जा रही है। कल अमित शाह यहाँ पर घोषणा पत्र को लॉन्च करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर क्या कुछ अहम चीजें रहेंगी ये बड़ी बात है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। राजेश सेठी हैं, रजनी सेठी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं जगदीप जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से ठीक है दिनेश जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, कल का ये दौरा किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उथल पुथल पूरी तरह से मची हुई है टिकट बंटवारे को लेकर। या तो टिकट जिन्हें नहीं मिली है वो पार्टी से किनारा कर गए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। कल का दौरा किस तरह से देख रहे हैं? आशा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। बीजेपी का चुनावी बिगुल तो पहले ही बज चुका है। केंद्रीय मंत्री लगातार टूर कर रहे हैं। कल केंद्रीय मंत्री बुद्धल में थे, आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर किश्तवाड़ में थे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा सबसे अहम इसलिए है कि कल वो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी ये बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी जो कि केंद्र में पिछले 10 साल से राज कर रही है, वो अपने घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं कर। जैसे आपने भी बताया कि शायद कुछ लुभाने वाले फैसले जैसे फ्रीबीज कहते हैं, सरकार वो बीजेपी अनाउंस करेगी ताकि जम्मू के अलावा बीजेपी जो नए इलाके हैं कश्मीर घाटी में भी अपना आधार बना सके। तो देखते हैं कि मंत्री क्या क्या घोषणाएं करते हैं। उसके बाद जैसे आपने कहा कि कल उनकी एक समन्वय बैठक भी है वहां पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे संघ परिवार के जो बड़े बाकी ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ बैठक होगी ताकि मिलजुल के एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। ठीक है जगदीप जी, वो कह रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी कल बनाई जा सकती है, घोषणा पत्र कल जारी हो सकता है, किस तरह से देख रहे हैं? आशा जी देखिए, पहले तो शुक्रिया आपका। दरअसल अगर ये चर्चा जैसे कि मुझे बताया गया माननीय गृह मंत्री साहब के उन तमाम बयानों को लेकर आधारित है जिन पर वो अक्सर गाहे बगाहे जो मन में आता है कहते चले जाते हैं। आपको याद होगा जब 10 सवाल उन्होंने खड़े किए थे, तो मैं शुरुआत वहीं से करूंगा कि धारा 370 और 35A की बात जब वो एक अदनी सी पार्टी के ऊपर डालते हैं तो ये बताना भूल जाते हैं लोगों को कि ये केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार की बात है। ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान से वार्तालाप की बात करते हैं, वो भी केंद्र सरकार की बात है। दरअसल दिक्कत कहाँ है कि जिस तरीके से कल माननीय राहुल गांधी जी ने स्टेटहुड जैसे नितांत ज्वलंत मुद्दे को बड़ी निर्भीकता और निडरता के साथ पूरे देश के समक्ष रखा, अब स्थिति ये बन गई है कि वो गृह मंत्री जिसने देश की सबसे बड़ी पंचायत में कई मर्तबा ये दावा किया, वादा किया कि वो स्टेटहुड देंगे, आज जबकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो इस दौरान अब हमारी तरफ से जब इतनी बड़ी
बात और को इस तरीके से घोषित किया गया कि बहुत जल्द जैसे ही हम मरकज में आएंगे हम इस मांग को पूरा करेंगे, तो इनके पास कहने को कुछ नहीं है। तो इधर उधर की बातें करके नाहक लोगों को भटकाने की जो है रजनी वो जी, पुरजोर कोशिश हो रही है, तो ज्यादा कुछ रजनी नहीं जी, है। वो जी, कह रहे हैं आशा। इधर उधर की बातें करके लोगों को सिर्फ बरगलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, इधर उधर की बातें कौन कर रहा है वो लोगों को दिख गया है। राहुल गांधी जी ने कल अपने भाषण में क्या बात की है, कुछ अलग नहीं बोला उन्होंने। स्टेटहुड की बात हम लगातार कर रहे हैं कि स्टेट हमें वापस दी जाएगी। इसमें राहुल गांधी को क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं। पहली बात, अगर इनकी सरकार बन भी जाती है जम्मू कश्मीर में, तब भी इनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होगी कि ये स्टेटहुड वापस दे सके। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में तक पावर स्टेटहुड होती है, ये वापस आ लोगों रहे को हैं रजनी बेवकूफ जी। बना रहे हैं। इसी बात ये बात आशा रजनी जी, जी। सारे तो इंटरेक्ट यही तो बात है, यही तो जाती है, यही तो घोर अन्याय है जो आपने हमारे साथ आपने अपनी किया बात रखी है, मेरी जम्मू बात होने कश्मीर के लोगों के दीजिए। साथ किया। आप लोगों को कितनी देर बेवकूफ बनाएंगे? पिछले 70 साल से लगातार बेवकूफ बना रहे हैं। ये स्टेटहुड का जुमला अब नहीं चलेगा। लोगों को पता है जो मोदी जी ने कहा है वो किया भी है पिछले 10 साल में। स्टेट जो बात की है, हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट हाउस में बोला है कि स्टेट वापस दी जाएगी। राहुल गांधी जी उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। कांग्रेस अपने करतूतों पर पर्दा डालना चाहती है। जो उन्होंने मैनिफेस्टो एनसी के साथ हाथ मिलाए हैं, कहीं ना कहीं वो उसको वॉश करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने डाइवर्ट कर दिया ये सारा इश्यू स्टेटहुड की तरफ, जबकि उनको भी पता है ये पावर्स उनके हाथ में नहीं। ठीक है रजनी जी, जवाब लूंगी मैं जगदीप जी से। एक सवाल है कि कब तक स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस दे दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता की तो अब आवाज ही यही है कि राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा दावा किया था और वादा भी किया था। रजनी जी, जी मैं आवाज आ रही है रजनी जी? देखिए, अभी चुनाव का समय, जी अभी जो समय चल रहा है वो चुनाव का समय है। जब सही समय होगा भाजपा ही इसको करेगी, केंद्र सरकार ही स्टेटहुड का दर्जा वापस देगी, ये हमें पूरा एतबार है। जगदीप जी, क्योंकि मोदी जी ने जो ठीक है जगदीप जी, वो कह रहे हैं कि समय आने पर, आज भी वही सवाल है। जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। आशा जी, मैं समान कहना चाहता हूँ। दरअसल जो नीयत होती है ना किसी संस्थान की या उसके प्रवक्ताओं की, वो कई मर्तबा जो है स्वाभाविक रूप से सामने आ जाती है। ये अभी अपने मुखार बिंद से कहकर हटी हैं कि अगर सरकार बन भी गई तो आपके पास पावर्स कहाँ है, क्योंकि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 लगाकर इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ दूसरा वो बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है, जो दिल्ली में ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलट कर किया। दूसरी बात, किन वादों की बात करते हैं जरा बताएंगे? 2 करोड़ नौकरियों का वादा, 15 लाख खाते में डालने का वादा, 450 का सिलेंडर राजस्थान में देने का वादा, किसानों की आय दुगनी करने का वादा। अरे आज स्थिति ये है, आप जो इतने बड़े बड़े दम्भ भरी बातें कर रही हैं, मरकज में बैठी आपकी सरकार को यू टर्न सरकार कहा जा रहा है। सबसे पहले आपका ये जो इसका अकाफ का जो बिल है वो वापस किया गया, उसके बाद लेटरल एंट्री पर भी आपकी वजीयत हुई, तदोपरांत ब्रॉडकास्ट बिल जो है वो वापस हो गया। तो बैसाखियों पर खड़ी आपकी ये सरकार, ये तो राजीव जी की कृपा है कि 160 से 240 हो गए। तो बराए मेहरबानी इतना ऐठिए मत। अब समय आ गया है कि मरकज से भी आपको बहुत जल्दी ये देश जो है वो रवाना कर देगा। दिनेश जी, जवाब दीजिएगा। जिस तरह से मैनिफेस्टो का खेल जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ और लिख रही है, कांग्रेस कुछ और कह रही है, चार्जशीट पेश कर रही है, उसके बाद बीजेपी का भी कल घोषणा पत्र आ जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि महिला, इंडस्ट्री, सुरक्षा और रोजगार को लेकर बात होगी। लेकिन आम जनता का भरोसा किस तरह से जीता जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2014 में जो वादे किए गए थे क्या वो आज तक पूरे हुए हैं, और अगर पूरा होने का दावा है तो जमीन तक कितने पहुंचे हैं? देखिए आशा जी, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट होता है कि वो चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र, जिसको इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, वो जनता के सामने लेके आए, जनता को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम ये वादे आपके साथ कर रहे हैं, ये वादे पूरे करेंगे, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लाया, पीडीपी ने भी लाया, दोनों पार्टी के बीच में कुछ इमोशनल इश्यूज लाए उन्होंने। कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो शायद अभी आया नहीं है, कांग्रेस ने भी कल चार्जशीट, कांग्रेस की चार्जशीट आ गई है और वो मैनिफेस्टो से कम नहीं था, उसमें सारे आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने अभी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस ने शायद लोगों से बात की,
कांग्रेस वेट कर रही है कि बीजेपी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लाए तो कांग्रेस उसके खिलाफ। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो चलता रहता, लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो पॉलिटिकल हालात हैं देश में, अगर हम इस तरह से लुभावने वादे लोगों के साथ करेंगे तो बाद में ये वादे पूरे नहीं होते। अभी हमारी जो पड़ोसी स्टेट है, मैं जगदीप जी को याद दिलाऊं कि हमारी पड़ोसी स्टेट हिमाचल प्रदेश है, वहाँ सरकार ने वादा किया था पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। पिछले 2 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रियल बातें करनी चाहिए, ये अनरियलिस्टिक बातें नहीं करनी चाहिए जो बाद में पूरी ना हो। तो मुझे लगता है कि सभी जो दीजिए, दोनों पार्टियां जवाब दीजिए। जगदीप जी जवाब दीजिए और सेठी जी आप भी दीजिए, क्योंकि वादे वही करने चाहिए जो जमीनी सतह तक पहुंचे और लोगों को उसका लाभ पहुंचे। जगदीप जी। दिनेश जी का बड़ा सम्मान है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित तौर पर इनका एक पहलू इस बात का सही है, लेकिन मैं जरा पूछना चाहता हूं, बराए मेहरबानी बताएंगे कि इस मुल्क की कितनी सरकारें जो भाजपाई नहीं है, गैर भाजपाई हैं, वहां पर कितने धनराशि का आवंटन जो है वो नियमानुसार हुआ है? ये ठीक है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लागू किया, लेकिन वो जो बंदरबांट मरकजी सरकार से धनराशि की होती है, वो चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे आप कर्नाटका की बात कर लीजिए, या फिर आप उन तमाम राज्यों की बात कर लीजिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है, ये एक कारण उसके पीछे है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मुफ्त की रेबड़ियां या फ्री बीज आप उसे कहिए, उन पार्टीज को या उन वादों को कहिए जो जमीनी सतह पर नहीं उतरे। कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं वो जमीन पर उतारे हैं। और आशा जी, एक बात और करके अपनी बात पूरी करूंगा, इसे जरा दूसरे तरीके से भी देखिए कि जो विकसित देश है दुनिया के, वो सोशल सिक्योरिटी देते हैं। तो जब हम सरकारों को चुनते हैं, मतलब हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से टैक्स भरता है, तो एवज में सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। रजनी जी, वही हमने किया है। ठीक है रजनी जी। जी देखिए, वो कह रहे हैं कि लुभावने वादे नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लुभावने वादे नहीं करने चाहिए, मगर हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने जो कहा वो किया भी है। चाहे मैं आयुष्मान कार्ड की बात करूं, आज 5 लाख रुपया हर इंसान की जेब में है, वो कोई भी परिस्थिति में हो, उसको कोई बीमारी हो, मुझे लगता है कि आज वो संतुष्ट है कि सरकार ने उनके लिए सोचा है। मैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स की बात करूं तो एजुकेशनल लेवल पे जो यहाँ पे हब्स खुलने चाहिए, एजुकेशनल हब्स, वो सब खोले गए हैं। चाहे IIT हो, IIM हो, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के बच्चों की वो भी चिंता की है। रजनी जी, मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के IIM, और यहाँ पर आपने देखा कि एम्स अस्पताल तो बड़ा मुद्दा बन गया कि एम्स अस्पताल बनाया गया, लोगों के लिए कहा गया कि स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जब रिक्रूटमेंट की बात आई है तो कितने जम्मू कश्मीर के लोगों को लगाया गया है, ये भी बड़ा सवाल बन गया है। कितने लोकल्स को प्रायोरिटी दी गई है? देखिए, वो एक मुद्दा हो सकता है कि लोकल्स को प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, वो एक मुद्दा हो सकता है। पर ये छोटा मुद्दा नहीं है रजनी जी, छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ही बेरोजगारी है। दिनेश जी, इस पर जवाब दीजिएगा। कल का मैनिफेस्टो किस तरह का देखते हैं? आपकी भारतीय जनता पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो सामने रखती है तो क्या कुछ उसके अंदर होने वाला है? मैं आशा जी, कल देखते हैं बीजेपी क्या लाती है, लेकिन कल जो राहुल गांधी का विजिट था, जो मैं संगलदान में उनकी रैली को मैंने पूरी तरह से सुना, जो उन्होंने एक इशू को, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, लोकल वर्सेस आउटसाइडर, वो नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है और बीजेपी को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को उसको काउंटर करने के लिए कोई ना कोई बीजेपी शायद कोई ऐसा कोई इनिशिएटिव अनाउंस करे कि शायद लोकल के लिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो, जहाँ लैंड और जॉब राइट्स की रिजर्वेशन हो, क्योंकि कल का नैरेटिव जम्मू कश्मीर में बन चुका है। क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी स्पीच को सबने सीरियसली लिया और लोगों के बीच में बात भी गई है। तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में राहुल गांधी की इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करती है, कल चलिए रजनी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो चार्जशीट देखने को मिली थी, जो उन्होंने अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, वो सेट हुआ है, वो लोगों तक गया है। बाहरी वर्सेस लोकल को लेकर बात चल रही है मार्केट के अंदर। देखिए, धारा 370 को खत्म करने का मतलब ही यही था कि सभी लोग यहाँ पर आए। जैसे बाहरी स्टेट में हम जा सकते हैं, वैसे बाहर के लोग भी यहाँ पर आए। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए डिस्कशन करना जरूरी है कि भाई जॉब्स को लेकर अपने लोकल्स के लिए रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। आफ्टर इलेक्शन मुझे लगता है कि इस पे डिसीजन होने चाहिए, मगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी सोचे कि वो कहीं ना कहीं ठीक है रजनी जी, वापस लौटूंगी आपके पास, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।